हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने फिजिक्स के चैप्टर को आगे करने जा रहे हैं बाबू। तो हम लोग अपने पिछले वीडियो में ग्रेविटेशन पढ़े थे। ग्रेविटेशन का हम लोग 4 या 5 पार्ट हम लोग बनाए। फोर्स, थ्रस्ट, प्रेशर के बारे में हम लोग सीखे। आज हम लोग बाबू बोयेंसी के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो बोयेंसी क्या होता है बाबू, पहले ये समझने की जरूरत है हम लोग को। बोयेंसी का मतलब क्या होता है? बोयेंसी का मतलब होता है बाबू उछाल, या बहुत सारी किताब में इसको उत्प्लावन बोलते हैं, उत्प्लावन बोलते हैं, ऐसे करके उसको बोला जाता है बाबू। यानी कि बोयेंसी होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बोयेंसी का मतलब हुआ बाबू, जैसे पानी होता है, एक बकेट ले लीजिए और उसमें एक मग को या एक कटोरी को या फिर कोई एक कॉर्क ले लीजिए। जैसे एक कॉर्क ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक बकेट है, बकेट में पूरा पानी भरा पड़ा है और उसमें एक कोई कॉर्क ले लीजिए। कॉर्क यानी कैसा होता है, आप देखते होंगे बहुत सारे केमिकल्स जब आते हैं या उसका जो उसके ऊपर एक रबड़ जैसा एक मटेरियल का कॉर्क लगा होता है, यानी ढक्कन लगा होता है। आप रैकेट खेलते हैं, रैकेट के पीछे जो देखिएगा रबड़ जैसा मटेरियल का लगा रहता है, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। अगर आप इसके ऊपर रखिएगा, इसको प्रेशर डालिएगा, इसके ऊपर से फोर्स लगाइएगा, तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा, ठीक है। और जब छोड़ दीजिएगा तो फट से ये बाहर आ जाएगा। तो ये जो अपने आप बाहर आ रहा है, कैसे आ जा रहा है बाहर, कैसे आ रहा है बाहर, ये ऊपर कैसे आ रहा है बाबू, इसी को हम लोग उछाल बोलते हैं। जैसे एक मग लीजिए, प्लास्टिक का मग लीजिए, उसको अंदर दबाइए, अपने आप वो बाहर फेंक देता है। ये कैसे हो रहा है, ये जो उछाल बाहर की तरफ है कैसे हो रहा है? जैसे कोई हम लोग देखते हैं पानी में हम लोग तैरते हैं, पानी में हम लोग तैरते हैं तो पानी के ऊपर सरफेस हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग अंदर क्यों नहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा चीज आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कि कभी मग को अंदर किए तो मग बाहर आ जाता है, कॉर्क को अंदर किए तो कॉर्क बाहर आ जाता है, इंसान लोग पानी के सरफेस पे तैर रहे होते हैं। आखिर ये सब जो होता है, ये एक्टिविटी जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, आखिर है क्या, आखिर ये सब है क्या? तो यानी कि हमको ये पता चलेगा, अगर ये सब बाहर आ रहा है मतलब देयर मस्ट बी सम फोर्स इनसाइड दिस वेसल, जो कि इसको ऊपर की ओर ठेल रहा है। देयर मस्ट बी सम फोर्स, ऐसा ही होगा। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये बाहर आ जा रहा है। तो यहां पर इस चीज को हमको समझना है कि जो बाहर आता है इसी को हम लोग बॉयेंसी बोलते हैं। तो बॉयेंसी क्या होता है, किसी भी लिक्विड का एक टेंडेंसी होता है, किसी भी फ्लूइड का एक टेंडेंसी होता है कि वो चीजों को ऊपर की ओर धक्का दे, और इसी ऊपर की ओर धक्का देने को हम लोग बॉयेंसी बोलते हैं। दोस्त क्लियर है? इसी को उछाल बोलते हैं। उछाल बाहर की तरफ उछल रहा है, जैसे हम लोग भी उछलते हैं, ये उछाल बाहर की तरफ आ रहा है। आप नहीं कर रहे हैं, यहां पर ये खुद से हो रहा है, पानी से हो जा रहा है, लिक्विड से हो जा रहा है। यानी कि ये जो लिक्विड भी क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है अपने वेसल्स के अंदर। जैसे जैसे हम लोग, याद होगा हम लोग पीछे पढ़े थे पास्कल्स लॉ में, कि जैसे जैसे लिक्विड के हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू इट्स डेप्थ इसका प्रेशर बढ़ता जाता है। ये हम लोग पढ़े थे ना बाबू, प्रेशर जो होता है बढ़ता जाता है। तो बॉयेंसी क्या होती है, किसी भी फ्लूइड की एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, जो लिक्विड या फ्लूइड इसको धक्का मारकर किसी भी चीज को बाहर की ओर, ऑब्जेक्ट को बाहर की ओर धक्का देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयेंसी बोलते हैं। तो बॉयेंसी होने का जो मेन रीजन क्या है, कि व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड, कि ये जो लिक्विड है या ये जो फ्लूइड है ये बाहर की ओर लगा रहा होता है, एक फोर्स लगा रहा होता है। तो आखिर क्या रीजन है इसका कि ये जो लिक्विड है इसको बाहर की ओर कर रहा है? क्या फैक्टर है, द फैक्टर अफेक्टिंग कि ये चीज बाहर की ओर आ रहा है। तो जैसे ही कोई चीज अंदर जा रहा है मतलब वो बाहर की आ रहा है, बाहर की ओर आने का मतलब क्या होगा, लिक्विड उसको सब फोर्स लगा है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप पानी के अंदर जाएंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे। क्यों? आपको लगेगा नीचे से कोई हमको धक्का मार के ऊपर उठा रहा है, तो आप कैसा महसूस करेंगे, लाइट फील करेंगे, हल्का फील करेंगे। जब कभी आप पानी में तैरने जाइए या पानी के अंदर घुसिए, हम एक बार जब पानी के अंदर घुसे दोस्त, हमको पानी से डर लगता है। जब हम पानी के अंदर गए तो हमको लगा कि जैसे कोई हमको बहा दे रहा है पानी में, नदी में गए नहाने के लिए, तो हम अंदर जाने की वजह हमको डर लगने लगा, हम बाहर आ गए, बाहर बैठ के स्नान कर रहे थे। तो बाहर भी बैठे तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं,
पानी में ऊपर फ्लोट करने जैसा महसूस हो रहा है, और पानी का जब उसमें वेव्स आ रहा है तो हमको लग रहा है कि हम पानी के साथ कहीं बह ना जाएं, मतलब हम अपने आप को लाइटर फील कर रहे थे, हल्का फील कर रहे थे। इसलिए जब कोई भी चीज पानी के अंदर जाता है, इमर्ज होता है, तो वो हल्का महसूस होता है, थोड़ा लाइट फील होता है उसमें। ठीक है, ये सब कैसे होता है? सिर्फ बॉयंसी के कारण होता है। आज इसका फैक्टर क्या है बाबू? व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड कि बॉयंसी वहां पर आप फील कर पा रहे हैं? तो मेजरली दो चीज होता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। पहला चीज क्या है? जो आपका बॉयंसी जिस पे डिपेंड करती है वो दो चीज है। सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड वन इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्या है? पहला है वॉल्यूम, क्या है? फैक्टर क्या है भैया? फैक्टर क्या है? सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट से मतलब क्या होता है? अरे भैया, जो बर्तन को या जो वस्तु को आप पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, हम बार बार पानी बोलेंगे दोस्त, क्योंकि पानी बोलना मेरे लिए ज़्यादा आसान है, आप उसको लिक्विड समझिएगा। कोई भी लिक्विड, हम यहाँ पानी में बोल देते हैं क्योंकि मेरे लिए सीधा सीधा बोलना होता है, झट से बोला जाता है, मुंह से निकल जाता है। तो जब कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट को उस लिक्विड के अंदर डुबोते हैं तो उसका वॉल्यूम के कारण वो जितना वाटर को डिस्प्लेस करता है, उसका जो वेट होता है उसको ऊपर धक्का, प्रेशर, समझ रहे? उसको वो ऊपर की ओर उछालने की कोशिश करता है, ऊपर की ओर लाता है। तो उसका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना बड़ा है, इररिस्पेक्टिव कि वो वस्तु जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है किस मटेरियल का बना हुआ है, इससे इररिस्पेक्टिव होता है। मान लेते हैं दो अलग अलग मेटल है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है, तो लेकिन उसका वॉल्यूम सेम ले लीजिए। वॉल्यूम क्या कीजिए? सेम ले लीजिए, सेम आकार का लीजिए। देखिएगा कि दोनों में उछाल सेम आपको महसूस होगा, दोनों में उछाल सेम महसूस होगा, दोनों में सेम बॉयंसी आप फील करेंगे। ठीक है, इसलिए वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना कि वो उसके किस मटेरियल से बना हुआ है उस पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा चीज होता है बाबू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड की डेंसिटी कैसी है? अगर किसी चीज का डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा, तो वो वस्तु पे ज्यादा बॉयंसी आएगी। अगर उसकी डेंसिटी कम हुई तो उसकी बॉयंसी कम होगी। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, आप ऑयल ले लीजिए, जो ऑयल हम लोग घर में खाना खाते हैं, वाटर ले लीजिए, पानी जो हम लोग पी रहे होते हैं, या फिर ग्लिसरीन ले लीजिए जो हम लोग चेहरे पे भी लगाते हैं, कभी कभी जब हम लोग का शरीर रूखा होता है तो उसमें भी लगा सकते हैं, दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है ग्लिसरीन। तो अगर आप तीनों को ले लीजिए, तो एक में वाटर ले लीजिए, एक में ऑयल ले लीजिए जो हम लोग खाना खाते हैं, और तीसरे में आप ग्लिसरीन ले लीजिए। तीनों में कोई वस्तु को डुबोने की कोशिश कीजिए, यूनिफॉर्म वस्तु को, हाँ, यूनिफॉर्म वस्तु को डुबोइए जो सेम साइज का आकार का होगा। तो आप क्या फील करेंगे कि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, ठीक है, और तो ये कम बॉयंसी आपको शो करेगा। वाटर की डेंसिटी इससे ज्यादा होगी तो ये ज्यादा बॉयंसी शो करेगा। और आप ग्लिसरीन में देखे थे, ग्लिसरीन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, इन तीनों के रिस्पेक्टिव में सबसे ज्यादा होगी, तो इसमें ज्यादा बॉयंसी होगा, ज्यादा बाहर की ओर धक्का मारेगा। तब आप एक चीज सोच सकते हैं कि आखिर ये बॉयंसी है क्या? तो बॉयंसी के पहले हम लोग क्या समझ लेंगे? बॉयंट फोर्स समझ रहे हैं बाबू। बॉयंट फोर्स क्या होता है? इसी को हम लोग अब थ्रस्ट भी बोलते हैं। थ्रस्ट हम लोग पढ़े थे, थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़े ना बाबू पिछले वीडियो में। उसमें क्या था, जब किसी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो इस वेसल के अंदर में फोर्स तो हर जगह से लग रहा है, प्रेशर हर जगह से लग रहा है, लेकिन अप थ्रस्ट, अप मतलब ऊपर की ओर लगने वाला परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा उसी को हम लोग अप थ्रस्ट बोलेंगे। यानी अप थ्रस्ट कहां से लग रहा है? इस वाटर से लग रहा है। इस वेसल के अंदर में जो लिक्विड रखा हुआ है, जो वाटर रखा हुआ है, ये क्या कर रहा है? ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स, या फिर उसको आप अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। यानी कोई भी लिक्विड एक वेसल में रखा रहता है तो वो ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है। जब कोई वस्तु को आप उसके अंदर डुबोने की कोशिश करते हैं, इमर्ज करने की कोशिश करते हैं, तो नीचे से एक फोर्स लगाता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स, या फिर उसको आप अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। इसी के कारण कोई वस्तु जो है, जो अंदर डाल रहे होते हैं, ये ऊपर की ओर धक्का लगाता है, ठीक है।
तो जब किसी वस्तु को डुबो रहे हैं किसी खास वॉल्यूम का, तो वो अब बॉइंट फोर्स जो लग रहा है इसको ऊपर की ओर धक्का देने के लिए, इसको ऊपर जाने के लिए मजबूर करता है, तब जाकर ये बाहर की ओर आता है। तो वो किस कारण से आता है? तो बॉइंट फोर्स के कारण। ये किस पे डिपेंड करता है बॉइंट फोर्स? तो इन दोनों पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे और डेंसिटी पे। डेंसिटी ज्यादा होगी बॉइंट फोर्स ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी बॉइंट फोर्स कम होगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा बॉइंट फोर्स ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा बॉइंट फोर्स कम होगा। वॉल्यूम किसका? उस ऑब्जेक्ट का जिसको हम डुबो रहे हैं, इसके अंदर में इमर्ज कर रहे हैं। क्लियर है? तो यानी इतना सारा चीज सीखे, बॉयंसी सीखे, बॉइंट फोर्स सीखे। ये बॉइंट फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इसका फैक्टर है, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। यहां तक कोई दिक्कत है बाबू? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। सिंपल एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे भैया? आप एक काम कीजिए, 2-3 बर्तन ले लीजिए अलग अलग, और एक ही आकार की वस्तु, एक ही वस्तु लेंगे जो आपको समझ में आएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक वेसल ले लेते हैं, एक नहीं लेंगे दोस्त, 2-3 ले लेते हैं। यहां सब में लिक्विड, सेम लिक्विड, क्या बाबू? सब में सेम लिक्विड और सेम मात्रा में। सबका जो मात्रा है ये देखिए, सबका मात्रा हम लगभग सेम लिए हैं ऑलमोस्ट। फोटो में थोड़ा आगे पीछे होगा, थोड़ा देख लीजिएगा, तीनों में सेम पानी लिए हैं, बर्तन है। अब क्या करते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं, उसमें एक वस्तु लेते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस ले लेंगे, इसमें एक वस्तु को लटका लेंगे ऐसे। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इमर्ज कर देंगे, इसमें पूरा इमर्ज कर देंगे। क्लियर है? तो अब एक चीज देखेंगे आप, ये सब क्या है, सब में ये स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि उस किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं उस स्प्रिंग बैलेंस से। ये क्या है? स्प्रिंग बैलेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट के हम लोग वेट को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि उसके ऊपर 20 न्यूटन का आप फोर्स फील कर रहा है। वो 20 न्यूटन मतलब क्या हुआ? लटकाए हैं तो 20 न्यूटन हमको पता चल रहा है। 20 न्यूटन का मतलब क्या हो गया? 20 न्यूटन का मतलब हो गया, चाहे 40 न्यूटन का, चाहे 50 न्यूटन, व्हाटएवर इट में भी, एक फोर्स फील करा। क्यों? नीचे की ओर ग्रेविटेशनल पुल है, तो इसका वेट होगा ना भाई। इस वेट के कारण कुछ तो इसका नीचे की ओर वेट लग रहा है, तो नीचे वेट लगने के कारण क्या हो गया, जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना भैया नीचे की ओर, उसको वेट बोलते हैं हम लोग यहां पर। तो इसका वेट आपको क्या, 20 न्यूटन का आपको वेट फील हो रहा है इसको। जब ये पानी के बाहर है तब, पानी बोले तो लिक्विड, लिक्विड के बाहर है तब ये इसको 20 न्यूटन का फील हुआ। जब इसको हम पार्शियली इमर्ज कर दिए, पार्शियली इमर्ज किए, तो भी हम लोग क्या पढ़े थे भैया? बॉइंट फोर्स लगता है इसके ऊपर। तो मान लेते हैं 2 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन, कुछ तो फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन कुछ तो लगेगा। तो मान लेते हैं कि 2 न्यूटन का लगा, तो नीचे से 2 न्यूटन का फोर्स फील किया, तो यहां पर कितना हो गया? इसको कैसा महसूस हुआ भैया? 20 - 2 = 18 न्यूटन यहां पर महसूस हो गया। और जब इसको पूरी तरीके से डुबो दी गई तो जरूर 4 न्यूटन, 6 न्यूटन कुछ तो फील करेगा। तो मान लेते हैं यहां पर कि ये 6 न्यूटन फील किया जब इसको पूरी तरीके से पानी में डुबो दिया गया। तो यहां देखिए 20 - 6 = 14 न्यूटन। यानी कि इस वस्तु का हम लोग मास, अगर इसका वेट निकालना चाहें, इसका वेट कितना होगा पानी के अंदर में, मतलब बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द बॉइंट फोर्स इन ऑफ दिस लिक्विड, कैसे पता चलेगा? तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये 6 न्यूटन जो है, यहां पर जैसे लगाएंगे तो जो फोर्स फील कर रहा है, तो टोटल फोर्स हम लोग निकाले तो 14 न्यूटन। मैंने इस वस्तु का जो वेट होगा अभी कितना महसूस हो रहा है पानी में डूबने के बाद? मात्र 14 न्यूटन महसूस हो रहा है। यानी बाकी का 6 न्यूटन कहां गया? तो इसका, इस पानी का यहाँ का जो बॉइंट फोर्स होगा, ये 6 न्यूटन यहाँ फील किया है, यहाँ 2 न्यूटन फील किया है, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ कुछ नहीं था, कोई फोर्स आपको यहाँ पर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वस्तु अभी तक पानी के अंदर गई नहीं थी। तो इस तरह से हम लोग बॉइंट फोर्स को मेजर कर सकते हैं बाबू। क्लियर हो रहा है? मतलब अगर डूबा नहीं है तो पूरा का पूरा इसका 0 आपको महसूस होगा बॉइंट फोर्स। जब पार्शियल डूबेगा तो पार्शियली ये आपको ऊपर की ओर धक्का मारेगा, तो पार्शियली मान लो 2 न्यूटन धक्का मारा। और जब ये पूरा इमर्ज हो गया तो मान लो 6 न्यूटन धक्का मारा। जो वेट कम महसूस हुआ, रीडिंग घटेगा ना इसका, क्योंकि ये ऊपर की ओर इसका रीडिंग बढ़ेगा। इसके अंदर जो रीडिंग है, इसका जो रीडिंग का स्केल है, ये तो ऊपर उठ जाएगा ना। तो कितना उठा? तो मान लो कि यहां पर 20 से 14 पर चला गया, तो 6 का अंतर आया, तो 6 न्यूटन यहां पर आ गया।
तो इसका रीडिंग देखिए ना, इसका स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग देखते रहिए, कितना ये ऊपर उठ रहा है, जितना ऊपर उठ रहा है उतना फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज व्हाट, नथिंग बट बॉयंट फोर्स। क्लियर हो? तो इस तरह से हम लोग बॉयंट फोर्स को मेजर कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से किसी वस्तु को किसी भी लिक्विड में डुबो के चेक कर सकते हैं। तो उस पार्टिकुलर लिक्विड का हमको बॉयंट फोर्स महसूस हो रहा था उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, यही इसका अगर ऑब्जेक्ट और बड़ा कर देते, वॉल्यूम बड़ा कर देते, तो बॉयंट फोर्स कुछ और फील होता। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है? या फिर लिक्विड की डेंसिटी अलग होती तो बॉयंट फोर्स अलग होता, यानी कि इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है बॉयंट फोर्स। ठीक है बाबू, यहां तक दो चीज तो हम लोग सीख गए। अब एक चीज सीखते हैं कि आखिर ये वस्तु पानी में फ्लोट कैसे कर रही होती है। कोई भी वस्तु, पानी, बार बार हम पानी बोल रहे हैं दोस्त, इसको लिक्विड आप समझिएगा, कि कोई भी वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, इस पानी में ऊपर की ओर कैसे आ रही है। देयर मस्ट बी सम लॉ। इसका मतलब है क्या, सॉरी दोस्त, इसका मतलब ये हो रहा है बाबू कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी लिक्विड में डाल रहे होते हैं तो ये ऊपर की ओर आ रहा होता है। तो इसको समझने के लिए आपको आर्किमिडीज साहब अपना एक प्रिंसिपल दिए। आर्किमिडीज साहब एक प्रिंसिपल दिए। प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब किसी लिक्विड को हम जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में इमर्ज कर रहे होते हैं तो ये लिक्विड इसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगा रहा होता है, ये हम लोग पढ़े। और जैसे जैसे डेप्थ होता है वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ता जाता है। लेकिन एक बार इमर्ज होने के बाद आप इसको कहीं भी रखेंगे तो बॉयंट फोर्स सेम ही फील करेगा। प्रेशर में भले अंतर हो जाए बट बॉयंट फोर्स पूरी तरीके से इमर्ज होने के बाद सेम रहता है। तो अब आप बोलेंगे भैया कोई भी चीज, आखिर ये जो बॉयंट फोर्स है कितना होगा, कैसे हम समझेंगे? तो इसको समझने के लिए आर्किमिडीज साहब एक प्रिंसिपल दिए। प्रिंसिपल में क्या बोले कि अगर कोई वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबो रहे होते हैं, इमर्ज कर रहे होते हैं किसी लिक्विड के अंदर में, तो जो बॉयंट फोर्स होगा, बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो किसके बराबर होगा? द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। मतलब कि बॉयंट फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट भी बोलते हैं बाबू, याद रखिएगा, इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर। वेट ऑफ द वाटर, बार बार बोल रहे हैं, लिक्विड बोलना चाहिए ना बाबू हमको, लिक्विड ही समझिएगा, वाटर बोल रहे हैं तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे इसको कैसे समझेंगे, माने जितना पानी को ये डिस्प्लेस कर रहा है, इसका सबसे अच्छा तरीका आपको बताते हैं, सबसे अच्छा तरीका बताते हैं कैसे आप निकालिएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया पानी को, कितना जितना पानी को डिस्प्लेस किया उसका जो वेट होगा उसी वेट के बराबर होगा बॉयंट फोर्स। यही आर्किमिडीज साहब दिए। कैसे करना है अब देखिए, एक ठो बकेट ले लीजिए, एक ठो बड़ा सा बकेट अपने घर में ले लीजिए, कोई भी जो मम्मी कपड़ा धोती है वो वाला बड़ा बड़ा बकेट ले लीजिए। उसमें एक क्या कीजिए ना, एक मग ले लीजिए, मग ले लीजिए। इस बकेट के अंदर में हम क्या किए, एक मग रख दिए। ठीक है, सिंपल, इसको आप घर में भी कर सकते हैं बाबू। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये मग है, ये मग है। ठीक है, मग रख लिए। मग में क्या कीजिए, पूरा एकदम ब्रीम तक पानी भर दीजिए, पूरा एकदम नखे नख पानी भर दीजिए, इसको टोटल कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, चलिए हो गया। अब एक गेंद ले लीजिए, एक गेंद ले लीजिए। तो एक गेंद ले लीजिए, छोटा सा बड़ा जो भी, वॉट एवर यू हैव, जो इसमें अट सके। ये नहीं कि बहुत इतना बड़ा गेंदा लेके आ जाए, नहीं, जो इसमें आ पाए, जो इसमें आ पाए। अब क्या कीजिएगा, इसमें गेंद को डालिए, गेंद को डालिएगा। तो जैसे ही गेंद या कोई वस्तु या कोई इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी आप डालते हैं, पेन कुछ भी डालेंगे, तो क्या होगा, इसमें से पानी जो है बाहर की ओर छलकेगा। ठीक है, पानी की ओर नीचे थोड़ा सा पानी गिर के बाहर आ जाएगा। अब जितना भी पानी गिरे, जितना भी पानी गिरे, अब करना कुछ नहीं है, क्योंकि पानी तो यहां पर पूरा ब्रीम तक भरा हुआ था। ब्रीम मतलब ऊपर एकदम नख तक भरा हुआ था। अब जैसे कोई वस्तु डालिएगा तो क्या होगा, ये पानी बाहर की ओर छलक जाएगा। अब ये फिर इसको गेंद, इस पूरे बर्तन को आराम से बाहर निकाल लीजिए और इस पानी का वेट ले लीजिए। पानी कितने वेट का है, तो जो वेट पानी का होगा वही
बॉइंट फोर्स होगा इस पानी का इस पार्टिकुलर गेंद के लिए, क्योंकि ये बर्तन जिस बर्तन में रखा गया था वो बर्तन के अंदर जो पानी था वो बॉइंट फोर्स लगा रहा था ऊपर की ओर। चूंकि गेंद पानी के अंदर गया तो ये क्या हुआ, पानी बाहर की ओर छलक गया। तो हम क्या लिख, जितना पानी डिस्प्लेस किया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो जितना वाटर को डिस्प्लेस कर दिया वही हमारा क्या था, बॉइंट फोर्स था। इसको चूंकि ये फोर्स है तो हम लोग इसको न्यूटन में लेते हैं, और जो वेट होता है उसको भी हम लोग न्यूटन में ही लेते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स ही है ना। वेट भी क्या है, एक तरह का फोर्स है, और अपथ्रस्ट भी क्या, एक तरह का फोर्स है। दोनों को हम लोग न्यूटन में ही मेजर करते हैं बाबू। क्लियर है? अब समझ में आया कैसे इसको हम लोग निकाल पाएंगे। घर में भी चेक कर सकते हैं, घर में आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उतना आपका फोर्स है। जितना वजन आएगा उसमें आप 9.8 से गुना कर लीजिएगा। नीचे की ओर फोर्स लग रहा है ना भैया, mg निकालिएगा ना। कैसे निकालेंगे उसका वेट, mg निकालेंगे, मास ऑफ द वाटर इंटू 9.8 गुना कर देंगे, उसका वेट निकल जाएगा, वही उसका अपथ्रस्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो आप क्या देखेंगे, इस तरह का घर एक्सपेरिमेंट आप घर में भी करके चेक कर सकते हैं। तब आप बोलेंगे सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आप कहां कहां इस्तेमाल करते हैं? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को बाबू आप बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका हम आपको देते हैं, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है, ध्यान में है? लैक्टोमीटर से हम लोग दूध का प्योरिटी को हम लोग चेक करते हैं। मतलब दूध का प्योरिटी आप अक्सर देखेंगे जहां पर दूध सेंटर होता है, तो दूध सेंटर जहां पर होगा उन लोग के पास लैक्टोमीटर होता है। वो लोग क्या करता है, दूध में डुबो देता है, दूध में डुबो देगा, देखा कितना उसका पारा जो है वो कितना लिफ्ट किया है, उसके हिसाब से उसकी प्योरिटी चेक हो जाएगी कि उस दूध में पानी फेंटा हुआ है कि पानी फेंटा हुआ नहीं है। दूसरा हमारा हाइड्रोमीटर, किसी भी लिक्विड का हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग डेंसिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है? उसके बाद इस्तेमाल होगा कि इससे हम लोग जैसे पानी जहाज या सबमरीन या किसी का जो डिजाइनिंग होता है उसको बनाने में बहुत हेल्प मिलता है कि कितना वाटर को डिस्प्लेस कर पाएगा। जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना जितना वॉल्यूम उसके अंदर में रहेगा, उसके हिसाब से कितना बड़ा है कितना छोटा, इसका उसका कितना लिमिट हो जाएगा, उसको हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी दो चीज़ का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी बोले तो इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और इस लिक्विड का डेंसिटी से हमको पता चल जाएगा कि इसका बॉइंट फोर्स कितना है, दूसरे लिक्विड का बॉइंट फोर्स कितना है। इससे हम लोग दोनों का एक्चुअली में डेंसिटी को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे हम लोग दोनों का डेंसिटी को हम लोग निकाल पाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। यहां तक क्लियर है बाबू? अब अगला पॉइंट करते हैं, इसको इरेज करते हैं और अगला पॉइंट मिट गया बाबू। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग को यह सीखना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में अगर हम लोग डालें, कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में डूब जाएगा कि फ्लोट करेगा कि एकदम ऊपर रहेगा कि एकदम बॉटम में चला जाएगा, कहां रहेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि जैसे एक कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर ले लीजिए, इसमें हम लोग मान लेते हैं पानी भर दिए। ठीक है, पानी भर दिए। एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, एक ऑब्जेक्ट या तो यहां रहेगा, ठीक है, एक दूसरा कंटेनर लेंगे, उसमें इसमें यहां रहेगा, एक तीसरा कंटेनर लेते हैं बाबू, उसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहां रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कंटेनर में अगर हम लोग रख रहे हैं, मतलब पानी में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, तो पानी के ऊपर रहेगा, यानी कि पूरा छहलाएगा, ऊपर में फ्लोट करेगा, या पानी में डूब के फ्लोट करेगा, या कि पानी के बॉटम सरफेस पे आके बैठ जाएगा। पता कैसे चलेगा ये? तो ये डिपेंड करता है बाबू दो चीज पे, दो चीज पे डिपेंड कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे करेगा। तो पहला चीज क्या करता है कि आपका इसका बॉइंट फोर्स कितना है। क्या बोल रहे हैं? बॉइंट फोर्स कितना है। और दूसरा चीज क्या हो जाएगा बाबू, इसका मतलब जिस कंटेनर में हम लोग रख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को डालने के बाद ये कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा। यही हम लोग पढ़ते हैं ना भाई आर्किमिडीज में कि ये वाटर को डिस्प्लेस करता है। तो इन दो चीजों पे निर्भर करता है, बॉइंट फोर्स और कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर बॉइंट फोर्स, अगर हम बी एफ लिख देते हैं, बॉइंट फोर्स,
बॉइंट फोर्स अगर क्या होगा, क्या होगा बाबू, बड़ा होगा किससे, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड मतलब ये ऑब्जेक्ट को पानी में डाल रहे हैं तो कितना पानी को ये डिस्प्लेस कर रहा है, समझ में आ रहा है, कितना पानी को ये डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब अगर ये क्या करेगा, क्या करेगा बताइए, अगर इसका बॉइंट फोर्स आपका बड़ा है वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस से, तो ये स्थिति रहेगी, मतलब एकदम ऊपर में छलाएगा। क्लियर है। अगर बॉइंट फोर्स और वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड दोनों बराबर हो जाए, अगर हम यहां पर बॉइंट फोर्स इक्वल टू हम वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड WD लिख देते हैं, ठीक है बाबू। अगर ये दोनों बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा तो ये मतलब क्या निकल रहा है, इस दोनों का मतलब क्या रहा, बॉइंट फोर्स और जितना पानी है दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो ये पानी में डूब जाएगा, लेकिन डूब के ये फ्लोट करता रहेगा। क्लियर है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या है, अगर ये डूब जा रहा है मतलब वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स, यानी कि बॉइंट फोर्स क्या हो जाएगा, यहां पर बड़ा था यहां छोटा हो जाएगा, किससे, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। इस कंडीशन में क्या होगा, ये पानी में डूब जाएगा। ध्यान में आ रहा है, मतलब ये तीन कंडीशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन लिक्विड में फ्लोट करेगा तो कैसे फ्लोट करेगा, कि सिंक करेगा कि डूब जाएगा, कैसे करेगा। तो दिस इज द मेन रीजन। अब इसी पे बेसिस हम लोग थोड़ा सा और चीज सीखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल क्या बोल रहा है बाबू, प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी चीज फ्लोट करेगा कि डूबेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका किस पे कर रहा है, इसके वेट पे और किसके वेट पे, ये ऑब्जेक्ट जो जिस लिक्विड में डाल रहे हैं कितना वाटर को ये जो डिस्प्लेस किया उसका वेट क्या रहेगा और हमारा बॉइंट फोर्स क्या रहेगा। यहां तक समझ में आया बाबू। तो ये दो चीज हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, यही कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का लिक्विड में फ्लोट करना या सिंक करना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि कोई भी जहाज, कोई भी नाव, कोई भी बोट, कोई भी सबमरीन पानी में तैरता है, फ्लोट करता है, लेकिन एक कील को या कैसे ही एक लोहे के टुकड़े को आप पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है, वो डूब जाता है। इसका मेन रीजन क्या है, वही लोहा पानी में डाले हैं तो डूब गया और उसी का जहाज बना दिए, नाव बना दिए तो वो तैर रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसका जो मेन रीजन है बाबू यही है। अभी देखिए इसी से हम उसको भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इसी का चीज को हम वहां भी यूज करेंगे। मतलब जैसे एक जहाज हो गया, मान लीजिए छोटा सा नाव का फोटो बनाते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लेते हैं पानी में ऐसे डूबा हुआ है, ठीक है ना, पानी में डूबा हुआ है, तो नाव का ये हिस्सा क्या है, पानी में डूबा हुआ है। तो नाव को या जहाज को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, इसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे, अभी थोड़ी देर बोले थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम लोग यूज करते हैं शिप को, सबमरीन को, पानी जहाज को बनाने में। अभी वही यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो जाता है कि इसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है कि जितना हिस्सा ये पानी में डूबा है, ये वाला देख रहे हैं पानी में डूबा हुआ है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है कम भी होता है, हम बस फोटो में बनाए हैं, ये वाला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। तो इस वाले हिस्से के कारण जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, ध्यान सुनिएगा, जितना डूबा हुआ हिस्सा है, सबमर्ज जो हिस्सा है, सबमर्ज मतलब जो पार्शियल डूबा हुआ हिस्सा है, इसके कारण जितना ये पानी को डिस्प्लेस किया है, मान लेते हैं इतना पानी को डिस्प्लेस किया, तो इसका वेट और सबमर्ज पार्ट जो इसका जो वेट है, वेट ऑफ द बोट, बोट का वेट और जितना पानी ये डिस्प्लेस किया सबमर्ज पार्ट के हिसाब से, उसका जो वेट दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो ये फ्लोट करता रहेगा। यानी हम क्या बोल दिए कि जो वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज पार्ट ऑफ द बोट, इस बोट का जितना हिस्सा जो डूबा हुआ है पानी में, जो उसका जो पानी जो डिस्प्लेस्ड है उसका वेट और बोट के वेट दोनों बराबर होने चाहिए। सिर्फ इस पार्ट का नहीं, पूरे बोट का।
क्लियर है? तो इससे क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर हो जा रहा है तो ये पानी में तैरेगा। तो मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ द बोट इज इक्वल टू, वेट ऑफ द बोट मतलब पूरा पूरा बोट का वेट किसके बराबर होना चाहिए, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज पार्ट, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बोट। मतलब इस बोट का जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, इसके कारण जितना ये पानी को डिस्प्लेस किया है, जो पानी डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा इस पूरे नाव के वेट के बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये नाव तैरेगा, नहीं तो डूब जाएगा। और लेकिन लोहे में क्या होता है कि जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है, क्या हो जाता है, इसके कील के वेट के बराबर ये नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, इसका वेट ज्यादा हो जाता है और ये अंदर डूब जाता है। कील में या कोई भी लोहे के प्लेट में ऐसा ही होता है, क्योंकि जो वेट ऑफ द कील या वेट ऑफ द आयरन प्लेट इज ग्रेटर देन दिस थिंग, इससे बड़ा हो जाता है। जो पानी डिस्प्लेस करेगा उससे, उसके वेट से बहुत ज्यादा होता है उसका वेट, इसलिए वो डूब जाता है। क्लियर है? ये सबसे बड़ा रीजन है। पानी जहाज को जब बनाते हैं तो इतना बड़ा उसका साइज होता है, इतना बड़ा उसका साइज होता है कि वो पानी के बहुत ज्यादा मात्रा को, बहुत ज्यादा मात्रा को वो डिस्प्लेस कर देता है। तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट है इस पूरे नाव और उसके ऊपर जो सामान रखा हुआ है पूरे के वेट से ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो पानी जहाज क्या होता है, आराम से फ्लोट करता है। क्लियर है? अब बात करते हैं, एक और तरीका है कि पानी में कोई भी चीज डूबेगा या कि तैरेगा, उसका एक सेक्शन और भी है, दैट इज डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है बाबू, अब यहां पर वो समझ लो। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है बाबू घनत्व। घनत्व का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब किसी एक कोई कंटेनर है, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, या कोई चीज है उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में कितना मास कंटेन कर सकता है उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। जैसे एक ड्राम ले लेते हैं, ड्राम का एक ड्राम ले लीजिए, अपने घर में बाल्टी होगी, एक छोटा सा मग ले लीजिए, तो उस बाल्टी में अगर आप चावल रखिए, गेहूं रखिए, कोई भी सामान रखिए और उस छोटे से मग में सामान रखिए, तो किसमें ज़्यादा मात्रा में सामान रखा अटेगा? तो बड़ा कंटेनर रहेगा तो ज़्यादा सामान अटेगा, छोटा कंटेनर रहेगा तो कम सामान अटेगा। मतलब छोटा कंटेनर मतलब उसका वॉल्यूम कम, और बड़ा कंटेनर मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा। अगर ज्यादा वॉल्यूम होगा तो उसमें ज्यादा सामान अटेगा, मतलब उसमें ज्यादा मास का सामान रखेगा, 5 किलो 10 किलो अट सकता है, और छोटा में रहेगा तो 1 किलो 2 किलो अट सकता है। मतलब जितना मेरा वॉल्यूम में जितना मास कंटेन कर सकते हैं उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो किसी की डेंसिटी कम होगी, किसी की डेंसिटी अधिक होगी। ठीक है? जैसे आप 1 केजी का वेट ले लीजिए और 1 केजी रुई ले लीजिए, 1 केजी रुई ले लीजिए, तो रुई आपका हो जाएगा, 1 बोरी हो जाएगा, और 1 केजी का वेट छोटा सा होता है। यानी इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकाल के देखिए, एक वेट का साइज क्या होगा, कुछ ऐसे ही, ऐसे 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 वेट होता है, ऐसे ही होता है ना बाबू, और इसके ऊपर में ऐसे करके 1 केजी लिखा रहता है। ये हो गया आपका वेट। लेकिन वही आपका बोरी हो जाएगा इतना बड़ा, ठीक है, उसमें 1 किलो रुई आएगा। अब आप बोलेंगे सर 1 किलो रुई इतना है सर, और वेट इतना छोटा है, वॉल्यूम 1 बोरी का ज्यादा है। क्यों? अभी तो सर आप बोले थे बड़ा बाल्टी में या बड़ा कंटेनर में का वॉल्यूम ज्यादा होता है, अभी तो हम बोले थे, और छोटा का कम होता है। ये छोटे में ही 1 किलो है और इतने बड़े में ये 1 किलो है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा हो गया, 1 बोरी का, यानी रुई का वॉल्यूम ज्यादा है, यानी उसका डेंसिटी अपने आप ये ज्यादा हो जाएगा, मास उतना ही रह जाएगा, यानी डेंसिटी में फर्क पड़ेगा। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, एट सम एक्सटेंट वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज का डेंसिटी कम या ज्यादा को देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि लकड़ी पानी में फ्लोट करता है, मतलब लकड़ी का जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से कम होगा। आइस फ्लोट करता है पानी में, आइस बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, पानी में डालिए, फ्लोट करेगा, मतलब बर्फ का जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से कम है। समझ में आ रहा है? जैसे आप क्या बोलते हैं उसको,
ऑयल ले लीजिए, ऑयल को पानी में डालिए, देखिएगा पानी नीचे हो जाएगा, ऑयल ऊपर रह जाता है, यानी उसकी डेंसिटी कम है पानी से। पेट्रोल डीजल ले लीजिए, वो भी अगर पानी में रखिए, उसके ऊपर पेट्रोल डाल दीजिए, देखिएगा पेट्रोल ऊपर छाल आ जाएगा और पानी नीचे हो जाएगा, मतलब उसका डेंसिटी इससे कम है। तो इस तरह से हम लोग डेंसिटी समझते हैं बाबू। अब एक टर्म और आता है जिसको कि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं उसको, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग किसी दो वस्तु के डेंसिटी को अगर तुलना करते हैं, क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो उसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। याद है ना, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं, मतलब एक से दूसरे का कंपेयर करते हैं, तब हमको पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है। जब तक किसी से तुलना नहीं करेंगे हम लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से किसी दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम लोग तुलना करेंगे तो वो रिलेटिव डेंसिटी होगा। तब आप हमसे पूछेंगे सर किससे तुलना करें? तो हम लोग पानी के डेंसिटी से तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे रिलेटिव क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस, जिसका हमको निकालना है। क्या निकालना है? डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस अपॉन किसका? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि हम तुलना करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लेते हैं कि लोहे का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो अगर जैसे लोहे का डेंसिटी आपका 7 पॉइंट समथिंग होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोहे का जितना मास है उसी मास का अगर हम वाटर ले लेंगे, उसी मास का हम वाटर ले लेंगे, उसी वॉल्यूम का, तो उस सेम वॉल्यूम का लेंगे तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? उतना टाइम्स हो जाएगा, पानी के उस वॉल्यूम के डेंसिटी का उतना टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब रिलेटिव डेंसिटी उसका बहुत ज्यादा है पानी से, तकरीबन 7 या लगभग 7 से 8 गुना के आसपास होता है डेंसिटी। किसका? लोहे का डेंसिटी पानी के डेंसिटी के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी उतना ही वॉल्यूम में जो इसका मास है और उतना ही वॉल्यूम में जो उसका मास होगा वो तकरीबन 7 से 8 गुना हो जाएगा। सेम वॉल्यूम में, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम सेम लेंगे तो इसका जो मास होगा और उसका जो मास होगा उसका तकरीबन 7 से 8 गुना ज्यादा होगा। ठीक है बाबू, तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को भी समझने का कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, इसी से बेस्ड हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा बाबू। अब करना क्या है? कुछ नहीं, आपको आपके पास जो किताब होगी उसमें थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान से एक बार थॉरोली पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और जहां भी डाउट होगा बाबू एक बार कमेंट में डालिएगा कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत है, एक बार फिर से बताते तो अच्छा रहता। डेफिनेटली हम आपको ट्राई करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने का। ठीक है बाबू, तो एक बार ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ। कीप स्टडिंग।